टू द फाउंडेशन एकेडमी। हमने तो पिछले चैप्टर में किया था कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। आज हम अपने कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स को आगे बढ़ाते हुए आज उसका नया टॉपिक लेकर आए हैं, कूलम्ब का सदिश रूप। आप सब जानते हैं ये सदिश रूप की आवश्यकता में क्यों पड़ी, क्योंकि हम क्या निकाल रहे थे, सबसे पहले हम निकाल रहे थे दो चार्ज थे मेरे पास, दो चार्ज Q1 और Q2, ठीक है। इनके बीच एक बल काम करता है, फोर्स काम करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन या रिपेल फोर्स। उसके हमने केवल क्या निकाला था, हमने केवल उसका परिमाण निकाला था। क्या निकाला था? परिमाण, ठीक है। अब यहां दिशा निकालने की जरूरत पड़ेगी, मैग्नीट्यूड निकालने हमने, यहां दिशा निकालने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो बल है वो कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो जब दो आवेशों के बीच बल लगता है तो उनके बीच में क्या होता है, जब बल लगेगा तो उनके बीच में दिशा भी होगी। तो उसी दिशा को डिफाइन करने के लिए आज हम कूलम्ब का सदिश रूप पढ़ने वाले हैं। बातें समझ में आ रही है ना? बेसिकली चीजों को पीछे से जोड़कर चले। मैग्नीट्यूड आप निकाल चुके हो, आप सदिश निकालना है ना। तो इससे पहले सदिश को निकालने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन सदिश का है। तो सदिश किसे कहते हैं? सदिश किसे कहते हैं? सदिश ध्यान से समझना, बस थोड़ा सा बात। सदिश का मतलब होता है परिमाण प्लस दिशा, है नहीं? मतलब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, मैग्नीट्यूड के साथ दिशा भी हो, तो हम उसे क्या कहें? कौन सी राशि? सदिश राशि, ठीक। अब हम क्या काम कर रहे थे? दो चार्ज थे मेरे पास, एक चार्ज ये था और एक चार्ज ये था। ये प्लस था, ये माइनस है, इधर काम कर रहा, ये इधर काम कर रहा। फोर्स की डायरेक्शन पता करनी, मैग्नीट्यूड ऑलरेडी है डन, लेकिन डायरेक्शन कैसे पता करें? तो उसके लिए हम बात करेंगे आज कूलम्ब के नियम का सदिश रूप, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलो देखते हैं। मैंने एक चीज बनाई यहां, एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे यहां। ये x है, ये क्या है? y है। ये x है और ये क्या है? y है। एक चार्ज यहां रखा हुआ है, एक पॉइंट चार्ज यहां रखा हुआ है। इसका नाम विद्यमान है Q1, इसका नाम विद्यमान है Q2। ये दो पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं। यहां पर इसे मान लेंगे हम मूल बिंदु 0। क्या मान लेंगे? मूल बिंदु 0, ठीक है। अब सबसे पहले निकाल लेंगे कि इस बिंदु के सापेक्ष इस वाले चार्ज की स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है। पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा। इस वाले मूल बिंदु के सापेक्ष इस वाले चार्ज की पोजीशन वेक्टर क्या है, सबसे पहले यहां डिस्कस करेंगे। पोजीशन वेक्टर होता क्या है, स्थिति सदिश होता क्या है, वो समझो एक बार। स्थिति सदिश बेसिकली हमें बताता है कि कोई स्थिति या कोई वस्तु कहां पर उपलब्ध है, किसी के सापेक्ष, या मैं कह रहा हूं किसी के सापेक्ष, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे यहां से मेरठ की दूरी 25 किलोमीटर है, तो सापेक्षता किसकी होगी? हमारे सेंटर की। बात समझ आई ना? तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, यहां से दोनों के लिए ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये वाली, ठीक है। देखो, जिसकी पोजीशन हो उसके आप सामने तीर का निशान बना लो। जिसकी पोजीशन हो उसके सामने किसका निशान बना लो? तीर का। ये इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है। पोजीशन बना दी। अब हम क्या काम करेंगे, ये डिस्टेंस मान लेंगे R1, इसलिए से एरो का निशान लगाया डायरेक्शन के लिए, इसे क्या मान लेंगे? R2। यहां तक बात आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। यहां तक बात समझ आ रही होगी। अब हमें चार्ज की जो है नेचर नहीं पता है, प्रकृति नहीं पता है कि चार्ज नेगेटिव है या पॉजिटिव। मतलब ये वाला चार्ज कैसा है, ये वाला चार्ज कैसा है, हमें कुछ नहीं पता। थोड़ी देर में पता करेंगे ये चार्ज कैसे है ना। हम दोनों के बीच फोर्स अप्लाई करके देखेंगे। देखो एक बार, अगर ये ऐसे है तो R1 2, इसका क्या मतलब होता है वो लिख के बताऊंगा आप सब कुछ। क्या मतलब होता है R12 का मतलब होता है, R12 का मतलब समझो एक बार। R12 का मतलब होता है आवेश Q1 का
आवेश Q1 का स्थिति Q1 का O के सापेक्ष O के सापेक्ष O के सापेक्ष स्थिति सदिश। ठीक है, ये जो R2 है इसे देख लो एक बार। R2 का क्या हो जाएगा, आवेश Q2 का O के सापेक्ष स्थिति सदिश। इतनी बात समझ आ रही होगी। अब ये चीज देखेंगे, मैंने क्या काम करा, R12 ठीक है। इसे देखो एक बार, R12 क्या होता है उसे देखो। R12 क्या है, पोजीशन वेक्टर 1 किसके कारण, 2 के कारण, आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण स्थिति सदिश। इसे लिखेंगे आवेश Q1 की स्थिति Q2 के कारण। ठीक है, या Q2 के कारण Q2 के सापेक्ष लिख दो, बात एक ही है, सापेक्ष लिख दो। यहां देखेंगे R21 ना समझिए, आप इसे चेंज कर लो, आवेश Q1 की Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष। ठीक है, अब हम देखो बोर्ड पे ध्यान से समझो एक बार। ये वाली जो पोजीशन है ये वाली, इसे हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। इसे लिख लेंगे R21। नई टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे आज हम। नई टर्म इंट्रोड्यूस क्या काम करेंगे, नई टर्म है मेरे पास, समझो से एक बार R कैप। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एकांक सदिश। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं एकांक सदिश। इंग्लिश में बोलते हैं इसे यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसे, यूनिट वेक्टर, जो केवल और केवल क्या बताता है हमें, दिशा बताता है। क्या बताता है हमें, दिशा बताता है। मतलब आर जो आर कैप लगा, छोड़ दो बात को, बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, केवल दिशा बता रहा। अगर मैं बात R12 की करूं तब दिशा बताएगा, या R21 की करूं तब भी ये क्या बताएगा, दिशा बताएगा। ठीक है, आ जाओ अब बात करेंगे। सबसे पहली बात, सपोज करो ये वाला चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव है। दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं। अगर सेम नेचर के हैं तो क्या काम करेंगे, एक दूसरे को क्या काम करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमें इसकी डायरेक्शन देखनी, कि बल जो बल है, फोर्स है, उसकी डायरेक्शन किधर होगी। ध्यान से देखो बोर्ड पे, अगर ये Q2 प्लस पॉजिटिव है, Q1 पॉजिटिव है, तो इसे धक्का देगा। ये से क्या काम करेगा, इसे धक्का देगा। धक्का देने के बाद जरूर जाएगा इधर को। ऐसे समझो एक बार, दो मार्कर से, एक मार्कर ये है, एक मार्कर ये है। ठीक है, ये दोनों रिपेल कर, तो इसे धक्का देगा तो इधर को चलेगा, इधर को। तो हमें तो इधर को फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये वाला जो फोर्स है ये निकालना मुझे, ये वाला फोर्स निकालना मुझे। ये वाला फोर्स कौन सा है, ये वाला फोर्स है F12। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स एट 1/2, मतलब बिंदु आवेश Q1 पर लगाएगा बल, किसके कारण, बिंदु आवेश Q2 के कारण लगाएगा बल। ठीक है, अब हमें इसकी डायरेक्शन पता करनी, इस वाले की। इस पर देखो, इसमें बिल्कुल सेम ऐसे हो जाएगा। इसे पॉजिटिव लगा ऐसा कर गया ना जी, इसकी डायरेक्शन किधर को हो जाएगी, इधर। थोड़ा ध्यान से कंसंट्रेट करो बोर्ड पे कि कर क्या रहे हैं हम। F21 2 मतलब फोर्स एट पॉइंट 2/1, बिंदु आवेश 2 के कारण
सॉरी बिंदु आवेश 2 पर बिंदु आवेश 1 के कारण लगाया गया बल। अब ये याद करना है ना, इसकी डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। बोर्ड पे देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या काम करेंगे, कूलम्ब लॉ रखेंगे। कूलम्ब लॉ क्या कहता है, सदिश रूप निकलने के लिए क्या लिखेंगे, पहले परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड गुणा दिशा, इनटू में दिशा या डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड आपने पहले से लर्न किया हुआ है, आपको पता है, पहले से मैंने बता चुका हूं मैं आपको। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया है, वहां जाकर देख ले एक बार। ठीक है, देखो एक बार तो F12 का क्या मतलब है, फोर्स एट पॉइंट 1/2, बिंदु आवेश 1 पर लगाया गया बल बिंदु आवेश 2 के कारण। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। अब हमें क्या काम करना है, यहाँ दिशा और बतानी, तो दिशा क्या हो जाएगी R⁴ ये वाली दिशा हो जाएगी, तो ये हो गया इसके कारण बल। ठीक है, अब इसे ये देखेंगे, ये होगा F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा R⁴21, ये आगे 2। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड पर देखो ध्यान से, आप थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे हम, वेक्टर फॉर्म का। वेक्टर फॉर्म को देखो एक बार, आपको पता है एक चीज कि R12 अगर ये सदिश है, ठीक है, और माइनस R21 लिख दो मैं से, तो परिमाण तो दोनों के बराबर है, लेकिन दिशाएं कैसी होती है, विपरीत। परिमाण तो बराबर है, दिशाएं कैसी होती है, विपरीत। मैग्नीट्यूड आर सेम बट डायरेक्शन आर अपोजिट, तो ये कैसे कहलाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर कहलाते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करके देखो एक बार, यहां देखो, यहां देखेंगे F12, इसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां लिख देंगे माइनस R1 R21। ठीक है, इसे थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे, थोड़ा सा सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां माइनस लगा देंगे, यहां हो जाएगा R21। तो ये किसके इक्वल है, ये इस वाले के इक्वल है, तो क्या लिखेंगे F12 इज इक्वल टू माइनस के F21। कुछ फील आया इसे देखकर कुछ फील आया क्या, आया, वो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। हमने न्यूटन्स लॉ पढ़े थे, न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया का, एक्शन और रिएक्शन का जो नियम है, रूल्स है, लॉ है, वो क्या कहता है, यदि दो सदिश राशि एक दूसरे परिमाण बराबर हो, दिशा कैसी हो, विपरीत हो, तो वे न्यूटन की थर्ड लॉ का फॉलो करती है। बिल्कुल यही है। अगर कोई आपसे पूछे कि कूलम्ब का सदिश रूप किस नियम का पालन करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर आपसे कोई प्रूफ कराए, सपोज करो एग्जाम में आपसे आ गया कि प्रूफ कीजिए या सिद्ध कीजिए कि कूलम्ब का नियम न्यूटन के थर्ड नियम का पालन करता है, न्यूटन का थर्ड नियम को फॉलो करता है, तो आपको ये वाला डेरिवेशन सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आ रही ना, बहुत प्यार से दोबारा देख लेंगे, थोड़ी देर एक रिकैप लेके चलेंगे। भाई हमें निकालना वेक्टर फॉर्म, क्यों निकालना, पहली बात तो ये, क्योंकि बल कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है।
एक कारण तो मेरे पास ये वेक्टर फॉर्म निकालने का, दूसरा कारण क्वेश्चन भी है मेरे पास कि सिद्ध कीजिए कूलॉम का नियम न्यूटन के थर्ड नियम को पालन करता है। तो दोनों के लिए क्या काम करना पड़ेगा, हमें ये वाला पूरा डेरिवेशन ड्राइव करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। हम क्या काम करेंगे, पहले सबसे पहले मैंने ज्यामितीय संरचना बना दी, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बना लिया, एक्स एक्स और वाई एक्स, एक्स एक्स और वाई एक्स ले लिया दोनों हमने। ठीक है, कोई पॉइंट चार्ज ले लीजिए, पॉइंट चार्ज ये है Q1 है, एक पॉइंट चार्ज ये है Q2 है। अब मैं इन पॉइंट चार्ज की पोजीशन वेक्टर जानना चाहता हूं, पोजीशन वेक्टर कहां है। ठीक है, हमें किसी की चीज की स्थिति जाननी तो हम अपने सापेक्ष दिखाएंगे। भाई अगर मैं किसी को जानना चाह रहा हूं कि मेरा दोस्त कहां पर है, तो हम क्या काम करेंगे, मेरा दोस्त कहां पर है, मैं अपने आप को पहले पोजीशन वेक्टर मान के चलूंगा, तभी जो पता कर पाऊंगा कि मेरे सापेक्ष वो कहां है। तो ऐसे करेंगे हम, मूल बिंदु O के सापेक्ष Q1 ये निकाल लिया पहला स्थिति सदिश, दूसरा इसके कारण क्या निकाल लिया, स्थिति सदिश हमने दोनों का निकाल लिया। निकालने के बाद क्या काम करा, ये स्थिति सदिश आ गई, ये स्थिति सदिश आ गई। ठीक है, अब हमने इन दोनों के बीच से तो डिस्टेंस थी वो R थी। अब क्योंकि हम पोजीशन वेक्टर निकाल रहे, तो बिंदु Q2 के कारण Q1 का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर Q1 बाई Q2 है ना। दूसरी चीज, बिंदु Q1 का Q2 के कारण ये मैंने लिखा हुआ है R1 2, मतलब बिंदु सदिश Q1। ठीक है, किसी कारण, दो के कारण, मतलब यो आवेश अगर यहां रखा हुआ है तो इसकी स्थिति के सापेक्ष कितनी दूर है ये वाला बताएगा। अगर यो आवेश यहां रखा हुआ है, हम यहां से पता करना चाह रहे हैं, तो ये वाली डायरेक्शन हमें बताएगी, या ये वाली डिस्टेंस हमें बताएगी इसकी दिशा और दूरी दोनों एक साथ, दिशा दूरी दोनों एक साथ बताएगी। तो इसका मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं सदिश को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है, मैंने लिखा हुआ है सब चीज, ध्यान से कॉपी पर नोट कर लेना, वीडियो को पॉज कर चाहे तो आप, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, कॉपी में ले लेना। अब ये बहुत सिंपल है, हमें क्या निकालना, कूलॉम का नियम का परिमाण और मैग्नीट्यूड दोनों निकालने हैं। मैग्नीट्यूड परिमाण प्लस में दिशा, तभी हम क्या निकाल पाएंगे, सदिश रूप को निकाल पाएंगे। सबसे पहले क्या काम करा हमने, कूलॉम के नियम का हमने क्या, ये क्या है, ये वाला कूलॉम के नियम का परिमाण है बेटा। क्या है, परिमाण। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो वेक्टर सदिश होता है, एकांक सदिश होता है, वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है हमें दिशा। वो क्या दिखाता है हमें, दिशा। दोनों मैंने एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब आपको पता है ये वाला कॉन्सेप्ट कि R12 और माइनस, अगर ये कोई स्थिर सदिश ये है और माइनस कर देंगे हम यहां, तो इसका मतलब क्या होगा कि परिमाण R इक्वल मैग्नीट्यूड। अगर ये है, ठीक है, इधर देखो एक बार, यहां देखो से कोई आपसे कहे कि A इज इक्वल टू माइनस का B, इसका मतलब क्या होता है, कोई आपसे अगर देखे इसका मतलब क्या होता है, तो सर इसका मतलब सिंपल सा होता है कि दोनों की दिशाएं कैसी है, विपरीत है, परिमाण कैसा है, बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन आर अपोजिट। ठीक है, तो ये यही करना था हमें यहां, ये चीज बातें समझ आ रही ना। अगर आप कोई आपसे पूछे कि न्यूटन का थर्ड लॉ को कूलॉम के नियम से सिद्ध कीजिए, तो ये सिंपल सा मैंने फॉलो करके ये वाला डायरेक्शन करना है। ठीक है, ये। और हाँ, एक चीज और बता दूं आपको, जो परिमाण सदिश होता है, जो परिमाण सदिश होता है, यही बता रहा हूं आपको, देखो एक बार, जो एकांक सदिश है R12 कैप, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है R12 का वेक्टर और R12 का मॉडुलस परिमाण। ठीक है, चाहो तो आप यहां भी चेंज कर सकते हो, इसे 12 लिख सकते हो, इसे 21 लिख सकते हो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है कुछ खास। ठीक है, आज की वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, नेक्स्ट दो वीडियो बनाएंगे हम, उसमें कूलॉम लॉ के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे।